नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक कुमार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें ये देखेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे हम लोग तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रकाश की किरणें महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें डालने पर प्रतिबिंब किरण कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेकर जाएंगे, ये मुख्य अक्ष होगा दोस्तों, इसके समानांतर कोई किरण लेकर जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये फोकस होगा दोस्तों, यहीं से होकर गुजर जाएगी। इसी में एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग कोई किरण फोकस से लेकर जाएंगे दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है दोस्तों। दोनों एक दूसरे का विपक्ष होते हैं, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेकर जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अगर फोकस लेकर कोई किरण जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण डालने पर परावर्तन के बाद वह कहाँ जाती है। तो अभी बताए हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण डालने पर क्या होता है। अगर हम सी से कोई किरण लेकर जाएंगे दोस्तों अवतल दर्पण में, तो वो सी से ही वापस आ जाएगी दर्पण से टकराने के बाद। ये एफ होगा दोस्तों और ये सी होगा। अगर सी से कोई किरण जाएगी दर्पण से टकराने के बाद फिर सी से ही वापस आ जाती है दोस्तों, वह उसी मार्ग पर वापस लौटती है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालने पर परावर्तित किरण कहाँ से आती है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण लेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, इसको अंदर से रंगा जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण को, और इसका मुख्य फोकस भी दोस्तों इधर ही होता है, मुख्य फोकस। लेकिन वस्तु को जब हम लोग इधर रखते हैं तो इधर फोकस लिया जाता है, तो ये फोकस होगा दोस्तों और ये सी होगा। अगर हम लोग उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष ये होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेकर जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद ये इधर बिखर जाती है दोस्तों, और इधर बिखर जाती है। लेकिन इसको जब काल्पनिक इधर लेकर जाएंगे तो ये फोकस से ही गुजरती है, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है, प्रतीत होती है। काल्पनिक कोई रेखा प्रतीत होती है, इधर से फोकस से होकर प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण पर एफ की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण में अगर दोस्तों हम लोग एफ से कोई किरण लेकर जाएंगे तो अवतल दर्पण के समान ही होता है, ये पी हो गया और ये एफ हो गया। अगर हम लोग एफ से कोई किरण लेकर जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, दर्पण के ध्रुव पी पर आपतित किरण के लिए आपतन बिंदु पर अभिलंब किस दिशा में होता है। तो ये मुख्य अक्ष की दिशा में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष पर तिरछी आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद किस नियम के अनुसार परावर्तित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, कोई भी हम दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण ले लिए और ये मुख्य अक्ष होगा दोस्तों, और मुख्य अक्ष पर तिरछी कोई रेखा अगर आएगी इधर से तो दर्पण से टकराने के बाद ये इस तरह से मुड़ जाएगी, यानी परावर्तन का नियम फॉलो करेगी दोस्तों। ये जितना डिग्री का कोण होगा उतना ही ये डिग्री का कोण होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियम के अनुसार दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में, यहाँ से चालू होता है क्वेश्चन। देखते हैं अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों एक ही क्वेश्चन में हम सभी प्रतिबिंब बता देंगे, कहाँ पर रखेंगे वस्तु तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। शुरू करते हैं। ये अवतल दर्पण हम ले लिए दोस्तों, ये इसका मुख्य अक्ष होगा, ये इसका मुख्य अक्ष होगा दोस्तों। मुख्य अक्ष ऐसा नहीं है कि बीच में लेंगे, अवतल दर्पण को ऐसे बढ़ा देंगे तो बीच में हो जाएगा दोस्तों। तो ये मुख्य अक्ष हो गया पी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया सी, और ये कोई अनंत है दोस्तों, इधर अनंत होगा। अनंत और सी के बीच में भी दोस्तों वस्तु रखा जाता है, इधर भी वस्तु आप रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर एफ और पी पर कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा दोस्तों, और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर पी और एफ पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर हम सी और एफ पर रखेंगे कोई वस्तु, पहले देखते हैं एफ पर कोई वस्तु रखेंगे दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनेगा और ये अनंत पर बन जाएगा दोस्तों और बड़ा बनेगा। दर्पण का पीछे वाला भाग दोस्तों रंगा हुआ रहता है, तो इधर से रंग सकते हैं हम लोग।
अगर वस्तु को हम लोग C और F पर रखेंगे दोस्तों तो इसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनेगा, इधर कहीं बनेगा और अनंत पे जितना बड़ा बना था उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा। अगर हम C पर रखेंगे कोई वस्तु को दोस्तों तो C पे ही बनेगा और बराबर आकार का बनेगा। अगर हम C और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखेंगे दोस्तों तो ये C और F के बीच में बन जाएगा और छोटा बनना चालू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से छोटा बनना चालू हो जाता है। और अगर हम अनंत पे कोई वस्तु को रखेंगे तो ये F पे बनेगा दोस्तों और छोटा बनेगा, बहुत छोटा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पे बनेगा और छोटा बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु C से बाहर रखने पर, C से बाहर का मतलब है दोस्तों कि अनंत और C के बीच में रखा हुआ है। अवतल दर्पण हम लोग ले लिए और इसका ये मुख अक्ष होगा दोस्तों, और ये F है, ये C है और ये इधर कहीं अनंत होगा दोस्तों, ये वाला लाइन इधर होगा। तो इसके बीच में यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, जब हम लोग अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब F पे बनता है, जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। जब हम लोग इधर से दोस्तों इधर जाते हैं तो इधर से इधर आना होता है, C और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु C पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु C और F के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। C और F के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो C से बाहर बनेगा। C से बाहर का मतलब है दोस्तों, अगर हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों और ये मुख अक्ष हो गया, ये F और ये C के बाहर का मतलब है दोस्तों कि आप दर्पण की ओर मत जाए, दर्पण की बाहर जाए, दर्पण की बाहर, यानी वस्तु इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, और वस्तु रखा है C और F के बीच में, वस्तु रखा हुआ है यहाँ और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु F पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दोस्तों जब हम F पर रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दोस्तों हम बताए हैं कि दर्पण के पीछे बन जाएगा। जैसे आप एक अवतल दर्पण लिए और ये इसका P है और ये इसका F है, अगर हम वस्तु को P और F के बीच में यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है दोस्तों और बड़ा बनता है, आभासी भी बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है, तो वो किरण मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका जो है पहला या दूसरा क्वेश्चन में बताए हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में बताए हैं इसका आंसर कि वह किरण मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है, तो वह किरण मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।